नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आगे बढ़ते हुए दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रमुख शासकों में से गयासुद्दीन बलबन के बारे में पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। बलबन के बारे में हमने पहले उसके आरंभिक शासनकाल के बारे में पढ़ा था और जब वो 1246 से 66 के काल में विभिन्न पदों पर विभिन्न सुल्तानों के अंदर रहा था, फिर 66 से सुल्तान बना था, तो वो भी हम पिछले पार्टों में अध्ययन कर चुके हैं। आज उससे आगे देखते हैं कि किस तरह से उसने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया और शत्रुओं का दमन किया। पहला है पॉइंट है हमारा आज का, मेवों का दमन। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सुल्तान बना था। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली के आसपास जो रह रहे थे मेवे, ये लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज हो गए थे। रात में एक तो नगर पर आक्रमण कर देते थे और इनकी बदतमीजी इतनी बढ़ गई थी या इनकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई थी कि दिन के समय में हौज शमशी से पानी भरकर लाने वाली दासियों से भी ये छेड़छाड़ किया करते थे और ये आसपास की सराय को भी लूट लिया करते थे। अब बताइए, सराय मतलब मुसाफिरों के ठहरने वाली जगह, यानी व्यापारी लोग जो आते थे विभिन्न क्षेत्रों से वो ठहरते थे। अब जब सराय लूटने लगे तो व्यापारी आना बंद हो गया, तो इससे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। अतः बलबन अपने शासनकाल के प्रथम 2 वर्ष में ही क्या किया, जो पहला वर्ष था वो जंगल साफ करवाया चारों ओर, दिल्ली के चारों ओर, और इन सारे मेवों को, इन सबको मौत के घाट उतार दिया, संहार कर दिया, कत्लेआम कर दिया। इसी तरह बलबन ने कटेहर यानी कि आधुनिक रुहेलखंड के विद्रोही जो गांव को लूट रहे थे तथा बदायूं व अमरोहा के क्षेत्रों में लोगों को तंग कर रहे थे। मतलब जिस तरह से ये मेवे थे उसी तरह ये मतलब कि कटेहर के विद्रोही थे जो कि बदायूं यानी कि यूपी व अमरोहा के क्षेत्रों में लोगों को तंग कर रहे थे। इनको भी अच्छी तरह से दमन कर दिया, मतलब कत्लेआम इनका भी कर दिया। इसी कारण कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने बलबन की इस कठोर नीति को रक्त व लौह की नीति की संज्ञा दी है। बहुत पूछता है और इसमें फंसिएगा नहीं कि अलाउद्दीन ने का जो नीति था, अलाउद्दीन खिलजी का, इसके बाद जो खिलजी शासक, खिलजी वंश का शासन स्थापित हुआ, सबसे पहले गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश। तो उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त व तलवार की नीति को अपनाया था, लेकिन बलबन रक्त व लौह की नीति अपनाया था। अब है सेना के पुनर्गठन का प्रयास। जाहिर सी बात है कि कोई भी शासक सत्ता में आता है तो अपनी सेना को मजबूत बनाने का प्रयास करता है ताकि उसका शासन मजबूती से चले। जो कमज़ोर रहेगा वही सेना पर ध्यान नहीं देगा। और बलबन तो बड़ा ही योग्य इंसान था, योग्य सुल्तान था। उसके सेना के बारे में कहीं भी हमें स्पष्ट जानकारी मिलती नहीं है, पर जो जानकारी है उसी में बताया आपको कि केंद्रीय सेना जो थी वह सुल्तान के नियंत्रण में जो रहा करती थी, सेंट्रल सेना जो थी, केंद्रीय सेना, उसके पुनर्गठन किया गया उसका और विस्तार किया गया। बहादुर व अनुभवी मालिकों तथा सरदारों को शाही सेना पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त किया गया। शाही सेना मतलब सुल्तान की सेना, राज दरबार की सेना। इसमें कई हजार नए सवार भर्ती कर ध्यान रखा कि उन्हें पर्याप्त वेतन प्राप्त हो। मतलब कई सारे सेना में लोग नियुक्त हुए, बहुत सारे लोग, और उनको वेतन के रूप में इक्ता दिया गया, ज़मीन दी गई, उपजाऊ ज़मीन, ताकि सेना लोग को कोई समस्या ना हो और वो जब युद्ध हो तो अच्छे से काम करे। बलबन बूढ़े सैनिकों को पेंशन देकर सेवा से मुक्त करना चाहता था, क्योंकि बूढ़े सैनिक तो काम देंगे नहीं। अभी भी आप देखते हैं कि भारतीय जो वायु सेना या जो भी जल सेना, थल सेना, जो भी है भारतीय सेना में, तो उसमें एक एज रखा गया कि 18 से 35-40 ऐसे करके एज रखा गया है। उसके बाद आप सेना के सक्रिय जवान नहीं रह सकते, आपको दूसरा पोस्ट मिल सकता है, उसके बाद रिटायरमेंट मिल जाती है। तो इसी तरह वह बूढ़े को सेवा से मुक्त करना चाहता था। पर दिल्ली के जो कोतवाल थे फ़खरुद्दीन,
उसके अनुरोध पर इसने यह आदेश वापस ले लिया। ये फ़खरुद्दीन को बलबन बड़ा पसंद करता था और ये इसका दिल्ली का वैसे कोतवाल था, लेकिन ये इसका खास अमीर खास आदमी था। बलबन जब तुगरिल खान से लड़ने बंगाल गया था, ये बंगाल वाली कहानी हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। ये बंगाल में मैंने आपको पहले ही बताया था, इल्तुतमिश के समय में भी, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भी, कि बंगाल में जो भी शासक बनने जाता था वह स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगता था। पहले वो दिल्ली सल्तनत के अंदर रहता था, लेकिन जब ही बंगाल जाता था तभी वो विद्रोही हो जाता था। तो ये बलबन जब तुगरिल खान से लड़ने बंगाल गया था तो इसे नायाब का पद व गौरव दे के गया था। और सेना को सतर्क रखने के लिए क्या करता था बलबन, अक्सर शिकार पर निकलता था, और वो भी किस गुप्त अभियान रहता था। मतलब कि कल निकलना है प्रैक्टिस के लिए तो आज रात में सूचना दी जाएगी, इससे पहले सूचना नहीं दी जाती थी। इसके सेना में घुड़सवार थे, तीरंदाज थे, पैदल सैनिक, ये सब शामिल थे। सैन्य दूरदर्शिता के लिए बर्नी बलबन की प्रशंसा करता है, और किन किन शब्दों को लिखता है ये हम आगे देखेंगे। और मंगोल सरदार हलाकू की टिप्पणी बताने की मूर्खता कर देता है, जो बलबन के सुल्तान बनने से पहले ही मर चुका था। मतलब ये जो बर्नी साहब है ये बताते हैं कि मतलब कि ये जो पहले से सेना को अचानक शिकार के बहाने हमेशा उसको सक्रिय रखता था और मजबूत बनाने का काम करता था, तो ये सैन्य दूरदर्शिता हुई, मतलब सेना को मजबूत बनाने की समझ हुई। तो इससे राज्य क्या होगा और मजबूती से टिकेगा। तो इसलिए ऐसे शासक की बर्नी ने प्रशंसा की है। और मंगोल तो जानते ही थे, लूट मार करने वाले बड़े मजबूत शासक हुआ करते थे, और इसे हलाकू की टिप्पणी बताने की मूर्खता करते थे मंगोल सरदार, लेकिन वो इससे पहले ही बलबन से पहले ही मर चुका था, इससे उसकी बात कहने की बात ही नहीं होती है। बलबन घोड़े व हाथियों का बड़ा महत्व देता था। प्रत्येक हाथी को 500 सवारों को बराबर माना जाता था। बलबन ये बंगाल व असम से हाथी की आपूर्ति करता था, शिवालिक व पंजाब से घोड़े की आपूर्ति। देखिए, हाथी पहले बड़ा महत्व रखा करता था, क्योंकि आज की तरह बंदूक गोली वाली लड़ाई तो होती नहीं थी, या बम वाली थी भी तो थोड़ी मोड़ी थी। ज़्यादातर जो सिंपल सैनिक होते थे, घोड़े पे सवार या जो भी, या कोई अन्य सैनिक, सब पैदल सैनिक ज़्यादातर होते थे। तो हाथी अकेले जब चलता था तो कितने को अपने अंदर दबा देता था, मार देता। जैसे रामायण में आपने देखा कि कुंभकर्ण के हाथ के नीचे, पैर के नीचे, गर्दन के नीचे, सबके नीचे कितने वानर सेना मर गए थे। तो इस तरह का महत्व हाथी का था। तो बलबन भी इस महत्व को समझता था और घोड़े को भी महत्व देता था। सेना पहले तुर्किस्तानी व खुरासानी, मतलब पहले उसके सेना में, ये जो दिल्ली सल्तनत के साथ ऐबक इल्तुतमिश की सेना पहले तुर्किस्तानी व खुरासानी रहते थे, पर बलबन के समय में अफ़गान व भारतीय इसमें होने लगे, जिसमें कि हिंदू भी शामिल थे। जब बलबन अफ़गान सैनिकों को दोआब में एवं दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बसाया गया था। ये देखे, इसमें इसको हटा दे। अफ़गान सैनिकों को दोआब में और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बसाया गया था। ये अफ़गान सैनिक अब बलबन की सेना में शामिल हो गए। बलबन जब बंगाल में विद्रोह दबाने के लिए जा रहा था तो वहीं पर सेना का भर्ती किया था, मतलब डायरेक्टली सेना के भर्ती का आदेश दिया। लामबंदी इसे बोलते थे। घुड़सवार, पैदल सैनिक, तीरंदाज समेत 2 लाख सेना वहाँ पे भर्ती हुए। इसमें हिंदू व भारतीय मुसलमान भी शामिल थे। अब बताइए, इतनी विशाल सेना के बावजूद भी वो राज्य विस्तार नहीं किया। इसकी वजह बलबन खुद बताता है कि दुष्ट मंगोल हमेशा दोआब पर छापा मारने, दिल्ली और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों को तहस नहस करने और प्रजा को भारी कष्ट पहुंचाने के अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। तो मंगोलों से सुरक्षा के लिए, मंगोलों से अलर्ट रहने के लिए इसने इतनी भारी सेना रखने के बावजूद, सक्रिय सेना रखने के बावजूद भी राज्य विस्तार या क्षेत्र विस्तार का बहुत ज़्यादा प्रयास बलबन नहीं किया। बर्नी लिखते हैं इसी सेना के बारे में, जिसके बारे में हम पहले चर्चा भी किए थे, कि वह 1000 अश्वारोही तथा 1000 पैदल वाहन चलाने वाले सैनिकों के साथ शरद ऋतु में प्रातःकाल रेवाड़ी की ओर जाता और रात में लौटता। मतलब सुबह जाता और रात में लौटता था। इतनी बड़ी सैन्य प्रैक्टिस होती थी।
वह शिकार खेलने के बहाने गुप्त अभियान पर जाता और वास्तविक उद्देश्य सेना को फुर्तीला बनाए रखना था। बिल्कुल, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। तो बताइए, मतलब सेना को फुर्तीला बनाए रखने के लिए, ताकि वो अच्छे से लड़ाई कर सके, इसलिए वो सुबह ले जाता था, शाम को लाता था। इसी तरह अगर आप छात्र हैं तो आपको अपने विषय की समझ होनी चाहिए, आपको अपने विषय इतिहास से प्यार होना चाहिए। ये देखिए, सुबह जाता था, शाम को आता था, तब मजबूत सैनिक बनता था। इसी तरह आप ढेर सारी पढ़ाई कीजिएगा, ढेर सारी पुस्तकों को पढ़िएगा, अपना नोट्स बनाइएगा, तो आप भी मजबूत बनिएगा, फुर्तीला बनिएगा। सेना का काम है लड़ाई करना, इसलिए वो प्रैक्टिस करता है। विद्यार्थी का काम है पढ़ाई करना, इसलिए वो पढ़ाई करता है। ठीक। अब आगे, बलबन अपने पुत्रों व अधिकारियों को चेतावनी दिया था कि वो निष्पक्ष न्याय करे, नहीं तो उनको क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। निष्पक्ष न्याय मतलब बिना किसी भेदभाव के, अमीर के साथ भी वही और गरीब के साथ भी वही। वह मानता था कि 1000 बार नमाज पढ़कर, सारा जीवन उपवास रखकर, अपराध न करने पर वह धार्मिक कार्य करके भी वह नरक का भागी होगा, अगर निष्पक्ष न्याय नहीं करेगा। मतलब अगर आप कितना भी नमाज पढ़ते या ये मतलब कि भगवान या अल्लाह को मानते हैं, कितना भी इबादत कर ले, लेकिन अगर आप शासक है, अगर निष्पक्ष न्याय नहीं करते हैं, तो आपको नरक ही मिलेगा। इसलिए मैंने आपको बताया अभी था कि ये बलबन क्या था, ये निरंकुश न्याय तंत्र स्थापित किया था। मतलब न्याय के लिए वो अमीर गरीब बिल्कुल नहीं देखता था। अब है सल्तनत की क्षेत्रीय अखंडता हेतु संघर्ष। बलबन का 2 जगह विरोध, पहला महत्वाकांक्षी तुर्क अमीर सरदार, दूसरा राजपूत राजा। मतलब बलबन का 2 लोगों ने विरोध किया था, एक तुर्क अमीर थे और दूसरा राजपूत राजा। रजिया के समय ग्वालियर व रणथंभौर दोनों हाथ से निकल गए थे। बलबन ने ग्वालियर पर क्या किया, पुनः कब्जा जमा लिया। 2 क्षेत्र निकल गए थे रजिया सुल्तान के समय, एक ग्वालियर, दूसरा रणथंभौर, लेकिन बलबन ग्वालियर पर पुनः कब्जा जमा लिया। बलबन ने करा के दक्षिण में मैदानी क्षेत्रों को साफ करने के उद्देश्य से रीवा के बघेल शासकों के विरुद्ध एक सैनिक अभियान का नेतृत्व किया, जिसके मिन्हाज ने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। कहा, करा के क्षेत्र में एक सामान्य लूटपाट किया था बलबन ने। आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के इक्ता के उत्तर में कटेहर राजपूत रहते थे, जिनकी राजधानी अहिछत्र थी। वे बदायूं व संभल में उत्पात मचाते रहते थे। बलबन ने इनका आतंक समाप्त कर दिया। मतलब कहाँ समाप्त किया, बदायूं के उत्तर में जो थे कटेहर राजपूत, जिनकी राजधानी थी अहिछत्र, इनका भी आतंक बलबन समाप्त कर दिया। इससे पहले ग्वालियर व रणथंभौर में से ग्वालियर को जीत लिया था, फिर कटेहर को जीत लिया यूपी में। और लूटपाट के उद्देश्य से बलबन ने मालवा में भी एक अभियान किया था। बलबन ने दिल्ली में जब नायब के रूप में सत्ता संभाली तो अपने दास युजबेक को लखनौती का हाकिम बना के रवाना किया। अब देखिए, बंगाल के बारे में आपको बोले थे कि बताएंगे कि बंगाल में किस तरह शासक जाके बेवफा हो जाया करते थे दिल्ली सल्तनत के प्रति। इल्तुतमिश के काल में भी यही हुआ था और आज बलबन के काल में भी यही हो रहा था। तो दिल्ली में जब ये शासन में सत्ता में आया तो इसने युजबेक को लखनौती का गवर्नर हाकिम बना के भेजा। पर ये जो लखनौती गया यानी कि बंगाल गया कौन, ये युजबेक। ये देखिए, ये जो युजबेक जो है, ये जब गया लखनौती तो ये भी कुछ दिन के बाद स्वतंत्र हो गया। मतलब वहाँ जाके ही लोग बेवफा हो जाया करते थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो देखिए, ये जो युजबेक वहाँ लखनौती बंगाल गया और 1255 में स्वतंत्र होकर वहाँ पे शासन करने लगा और सुल्तान की उपाधि के साथ साथ छत्र भी धारण कर लिया। अब बताइए, ये बलबन के लिए बड़ी गुस्सा की बात थी। लेकिन युजबेक जब कामरूप अभियान में गया था तो वहीं पर वो क्या किया कि आगे जब बढ़ा तो कामरूप के जो शासक थे पीछे हट गए। इसी बीच बारिश हो गई और बाढ़ की स्थिति आ गई। इसी में जो है सो ये उसी समय ये इस पर युजबेक पर कामरूप के शासक ने आक्रमण कर दिया। कामरूप असम में है, तो इस पर आक्रमण कर दिया और 1257 ईस्वी में ये क्या हुआ, मारा गया। कौन, युजबेक मारा गया। लेकिन फिर तुगरिल खान नामक दास को बलबन ने लखनौती का शासक बनने के लिए भेजा, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर काम करता। लेकिन आप समझिए
कि जो वहाँ जाता था बेवफा हो जाता था, तो ये क्यों ना होगा। ये भी जाजनगर से ढेर सारा धन व हाथी लूट के लाया जाजनगर। उसके बाद दिल्ली को हिस्सा देने से इनकार कर दिया। अब सुल्तान की उपाधि धारण की और अपने नाम से खुतबा पढ़वाया। बड़ी चिंता की बात थी, पहले युजबेक अब तुगरिल खान। गुस्सा कर बलबन क्या किया कि 1276 में अवध के हकीम अमीन खान को तुगरिल खान के खिलाफ भेजा। लेकिन तुगरिल खान भी बड़ा तगड़ा आदमी था। अमीन खान जितना सैनिक जो भेजा था ना ये अमीन खान के साथ बलबन, इस सब को पैसा देकर तुगरिल खान मिला लिया और हकीम अमीन खान को मतलब हारना पड़ा। तो दिल्ली जब ये लौटा हार के, तो बलबन इतना गुस्सा हुआ कि इसका गर्दन काट दिया और सार्वजनिक प्रदर्शन का लटका दिया कि देख लो, अगर तुम लोग इसी तरह हार के आओगे तुगरिल खान जैसे सामान्य इंसान से, तो मैं इसी तरह गर्दन कटवा दूंगा। इसके बाद बलबन बहादुर नामक अधिकारी को भेजा, लेकिन इस बार भी तुगरिल खान बड़ा तेज था। देखिए बहादुर को भेजा, लेकिन तुगरिल खान क्या किया, बहादुर के भी सैनिक को अपनी ओर मिलवा लिया। अब इसे भी हार का सामना करना पड़ा। बलबन बड़ा तिलमिला उठा, गुस्सा हो गया। अंत में बलबन क्या किया कि मुझे खुद जाना चाहिए। तब अपने बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया और दिल्ली के क्रियाकलापों की संचालन की जिम्मेवारी किसको दी, वही कोतवाल फ़खरुद्दीन, जिस फ़खरुद्दीन ने अभी मैंने चर्चा की थी शुरुआत में कि उसी फ़खरुद्दीन ने बूढ़े सैनिकों को वेतन देने से मना करने वाला आदेश और हटाने वाला आदेश जो है सो बंद करवा दिया था। फ़खरुद्दीन के कहने पर ही बूढ़े सैनिकों को हटाने या वेतन न देने का आदेश जो है सो बलबन ने क्या किया था, वापस ले लिया था। तो उसी फ़खरुद्दीन को सब कुछ सौंप के नायाब का प्रदान करके कहाँ चल निकला, लखनौती की ओर खुद, कि अब मैं खुद ही तुगरिल खान को सजा दूंगा। वह अपने द्वितीय पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र कौन था, शहजादा मोहम्मद, द्वितीय पुत्र बुगरा खां को लखनौती की ओर जाने में साथ ले लिया और 1280-82 यानी 2 साल में वहाँ पे उसको लखनौती में लग गया। क्योंकि ये तुगरिल खान बलबन से डायरेक्ट टकराने से डर रहा था, बार बार पीछे हट रहा था। उसको लग रहा था कि हम बार बार पीछे हटेंगे ना तो बलबन को दिल्ली का ख्याल आएगा, एकदम परेशान होकर वापस लौट जाएगा। पर बलबन भी एकदम जिद्दी था, कहा नहीं, तुमको तो हम मार के ही जाएंगे, अब मैं लखनौती वालों की बेवफाई नहीं सह सकता। तो क्या किया कि तुगरिल खान अंततः बंजारों की सूचना के आधार पर, इन्फॉर्मेशन के आधार पर, सूचना के आधार पर पकड़ा गया और मार डाला गया। बुगरा का पूर्वी क्षेत्र का हकीम नियुक्त हुआ और पुनः बलबन की मृत्यु के बाद एक स्वतंत्र राजवंश की आधारशिला रखी, जिसने लगभग 40 वर्ष तक बंगाल पर शासन किया। अब है इसके बाद फिर बलबन की मृत्यु और मूल्यांकन और बलबन का राजत्व सिद्धांत, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो इस सब का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग घरों में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ाई की बिल्कुल चिंता ना करें। उसकी जिम्मेवारी आपके एग्ज़ाम की तैयारी करवाने की जिम्मेवारी हमारी है। मध्यकालीन भारत के अन्य वीडियो देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाए और वहाँ से अन्य वीडियो देखें। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं इतिहास संबंधी अन्य वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इतिहास संबंधी नए वीडियो एकदम समय पे मिल जाए। धन्यवाद।